कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 44 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इट कॉल्स अपॉन द स्टेट टू स्ट्राइव टुवर्ड्स सिक्योरिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन्स। हालांकि ये डायरेक्टिव हमेशा से नॉन इन्फोर्सिबल रहा है, प्रोवाइडिंग पार्लियामेंट विद डिस्क्रिशनरी पावर्स टू इनैक्ट लॉज इन दिस रिगार्ड। इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट का एक परसिस्टेंट सब्जेक्ट रहा है, जो एम करता है कि एक सिंगल सेट ऑफ सिविल लॉज इस्टेब्लिश किए जाएं गवर्निंग पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। ये कोड डाइवर्स पर्सनल लॉज जो कि रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पर बेस्ड हैं, उन्हें रिप्लेस करने का एम करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सिविल मैटर्स। पर क्या ऐसा हो पाया? दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। बीजेपी लीडर और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय, जिन्होंने इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंट्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए पिटीशन फाइल की थी, उनकी इस पिटीशन पर फैसला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स दिए हैं। पर इसके बारे में जानने से पहले आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले ऐसे ही पिटीशन से डील कर चुका था। उन पिटीशंस में से एक पिटीशन एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की भी थी। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड बैच ऑफ पिटीशन से डील कर रहा था। बेंच को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी इन पिटीशंस को सेंटर ने स्ट्रांगली अपोज किया था। सेंटर का मानना था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, पर ये मैटर पार्लियामेंट के डोमेन में है और कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबमिशन दिया था, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी सेंटर डज सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। एनी इंटरवेंशन इन दिस मैटर हैज़ टू बी ओनली थ्रू पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में उपाध्याय द्वारा फाइल्ड इस पिटीशन पर सेंटर के अलावा और भी कई ऑब्जेक्शंस देखने को मिले थे। मुस्लिम बॉडीज सच एज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंटरवीन करते हुए कोर्ट को बताया था कि उपाध्याय क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में नहीं आए हैं। साथ ही बोर्ड का कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्फोर्समेंट से रिलेटेड पिटीशंस पेंडिंग है और ये फैक्ट उन्होंने पिटीशन में मेंशन नहीं किया है। खैर, दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल्ड इन पिटीशंस पर क्या फैसला आया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से अश्विनी की पिटीशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स मांगा था, जिसपे लॉ मिनिस्ट्री ने रिप्लाई करते हुए कहा कि कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकता वेदर टू इनैक्ट और नॉट टू इनैक्ट अ पर्टिकुलर लॉ। The center said the issue on uniform civil code was under consideration of the Law Commission, and as and when a report is received, the government will examine the same in consultation with various stakeholders. तो इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, स्टेटिंग इन सब्सटेंस द पिटिशनर सीक्स जेंडर न्यूट्रल एंड रिलीजन न्यूट्रल लॉज इन डाइवोर्स, guardianship, inheritance, maintenance, etc. We are not inclined to entertain this petition under Article 32 of the Constitution of India. Chief Justice of India DY Chandrachud said, entertaining these petitions would mean directing the enactment of law and a mandamus cannot be issued to Parliament to enact a law. बेंच के बाकी के जजेस जस्टिस PS नरसिम्हा एंड जस्टिस JB परदीवाला ने भी यही कहा था that we see no reason to also ask the matter to be considered by the Law Commission as it would aid in legislation. We have not gone into merits. We feel court is not the correct forum and parliament alone can effectuate this. आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जो अपने अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करती हैं और इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स और एक कंटेंशियस इशू है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के एडवोकेट्स का यही कहना है कि ये सोशल हार्मनी, जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रमोट करेगा by establishing a common set of laws, removing disparities and ensuring equal rights for all individuals, especially women, in personal matters. पर सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कई चैलेंजेस भी फेस करेगा, जैसे कि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोज करने से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई रिलीजियस फ्रीडम इन्फ्रिंज हो जाएगी और शायद यही वजह रही है कि कोर्ट्स ने हमेशा पर्सनल लॉज और यूनिफॉर्म सिविल कोड के इश्यूज को एड्रेस किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेंडिंग बैच ऑफ पिटीशंस पर जजमेंट आ चुका है। आपको बता दूं कि इन पिटीशंस में से एक पिटीशन बीजेपी लीडर और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की भी थी। उन्होंने पिटीशन में सेंटर से एक जुडिशियल कमीशन या फिर एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की मांग की थी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कर सके,
while considering best practices of all religions and sects, civil laws of developed countries and international conventions. पिछले साल पिटीशन का रिस्पॉन्ड करते हुए सेंटर ने कोर्ट को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन एक मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है एंड दैट नो डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी इशूड बाय द कोर्ट. एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मिनी पुष्करना ने फ्राइडे को इन बैच ऑफ पिटीशंस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल वाले जजमेंट को रेफर किया और कहा, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज क्लियर. They, Law Commission of India, don't need us. They are an authority constituted by the Constitution of India to do it. They will do it. They are undertaking the exercise. You want the process to be interdicted. When Law Commission is seized of the matter, leave it to that to do it. It will amount to stopping them from working. इन सभी पिटीशंस को डिस्पोज करते हुए बेंच ने उपाध्याय को लिबर्टी दी कि वो अपने सजेशंस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को दे सकते हैं. आपको याद होगा that in the historic Shah Bano case in 1985, the Supreme Court ruled that a Muslim woman was entitled to maintenance under Section 125 of the Criminal Procedure Code irrespective of Muslim personal law. लेकिन फिर the government passed legislation to nullify the court's decision, leading to widespread protest. और सबसे रिसेंट में 2017 के ट्रिपल तलाक केस में द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड the practice of instant triple talaq unconstitutional, emphasizing gender equality and the need for reforms in Muslim personal laws. This decision was lauded for advancing gender justice but also triggered debates on broader Uniform Civil Code implementation. तो ये बात तो साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सब्जेक्ट इमेंस सिग्निफिकेंस का है और ये डेलिकेट बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन द एस्पिरेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडियाज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. साथ ही डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को भी रिस्पेक्ट दे सके. आपको क्या लगता है? शेयर एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज़ एंड अपडेट्स.